हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात रंजन सर। ही इज वर्किंग एज फिजियोथेरेपिस्ट in Department of Neurology in Delhi AIMS since last 20 years. He has completed his bachelor's from GMC Nagpur. He's completed his MPT in neurology and pursuing PhD in physiotherapy. Certified Bobad practitioner, he has conducted nearly 80 workshops in India as well as few in abroad. Sir is member of Board of University in several universities of Delhi NCR. So I welcome you, sir. Welcome on Physio Talk. Thank you, Dr. Shabir, for inviting me on this very platform. And it is really a great pleasure and honor for me to be here chatting with you on certain topics. थैंक यू सो मच सर। तो मैं आज हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सर से जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पार्किंसन डिजीज के बारे में। तो सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि पार्किंसन डिजीज बेसिकली क्या होती है। पार्किंसंस एक बीमारी है जो दिमाग से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ब्रेन में हमारे अंदर एक सिक्रीशन होती है केमिकल की नोन एज डोपामिन। और ये डोपामिन जो है कि शरीर के जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उस पे एसिटाइल कोलाइन जो होती है, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, उसके साथ मिलकर हमारी बॉडी मूवमेंट्स को एक ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड मूवमेंट देती है। लेकिन पार्किंसंस में ये जो है इसकी कमी हो जाती है, ये बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट में जो है परेशानी होती है, और इसलिए इसे हम जो है कि मूवमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब बढ़ने वाली बीमारी है। इसका पूर्ण रूप से इलाज तो नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम जो है की जा सकती है भौतिक चिकित्सा एवं दवाइयों के माध्यम से। सो इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत होती है, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर, जैसा कि आप दिल्ली एम्स में लास्ट 20 ईयर से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जब आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी के अंदर जब आप न्यूरोलॉजी फील्ड के अंदर फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पार्किंसन डिजीज के कई पेशेंट आप देखते होंगे, तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें सबको पता है कि कुछ कार्डिनल क्लिनिकल फीचर उसमें होते ही हैं, जैसे ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिलेगी हमें। रिजिडिटी में भी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है कि रेस्टिंग ट्रेमर, सॉरी, रिजिडिटी में कॉगविल टाइप एंड लेड पाइप टाइप। मतलब एक बार जैसे हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यूअस अगर रेजिस्टेंस मिल रहा हो, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन दोनों में, क्योंकि रिजिडिटी बोथ एस्पेक्ट ऑफ द मसल ग्रुप में होती है, जो इंक्रीज इन द टोन ऑफ द मसल है, तो कंटिन्यूअस है तो उसे हम जो है क्वागविल टाइप बोलेंगे। और जब पहले 5 डिग्री में मिल रहा है, अनदर 5 डिग्री में रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, फिर अगर 5 डिग्री में हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसे लेड पाइप टाइप ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो रिजिडिटी इसकी दूसरी एक मुख्य जो है चरित्र है। और तीसरा जो है ट्रेमर है। ट्रेमर भी बहुत इसमें काफी सिग्निफिकेंट होता है। ट्रेमर को भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर या फंक्शनल ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर में क्या होता है कि जब आदमी रेस्ट में होता है तभी उसके हाथ पैर में कंपन नजर आएगी, गर्दन में जो है गर्दन इस तरह से हिलता रहेगा। लेकिन अगर वो हाथ से कोई फंक्शन स्टार्ट कर दे तो वो ट्रेमर एब्सेंट हो जाती है, तो उसे हम रेस्टिंग ट्रेमर बोलते हैं। लेकिन अगर वो फंक्शन करता है, जैसे कोई कप पकड़ने जा रहा हो, कोई गिलास पकड़ने जा रहा हो, कुछ पीना हो, खाना हो, और अगर ट्रेमर उस समय भी है तो उसे फंक्शनल ट्रेमर बोलेंगे। तो ट्रेमर को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। ये इसके तीसरे चरित्र हो गए। चौथा चरित्र होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें गेट में प्रॉब्लम होती है। गेट छोटे, चलने फिरने का जो कदम होता है वो बहुत छोटा छोटा पड़ने लगता है। कदम को इनिशिएट करने में, उसको जो है शुरुआत करने में उसे परेशानी होती है। ये सब इसके क्लिनिकल फीचर हैं। तो इन सब परेशानियों को अगर देखें, इन सब चारों पांचों चीजों को मिला ले जनरली, तो सबसे हम बेहतर कह सकते हैं कि स्लोनेस इन द मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर्स लीडिंग टू पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, और ये पोस्चरल इंस्टेबिलिटी की वजह से फॉल भी फ्रीक्वेंट हो जाती है। तो ये जो है इसके चरित्र हैं पार्किंसंस डिजीज के। और जो फंक्शनल आउटकम इसका है, इसके आधार पे इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 एंड स्टेज 5।
तो स्टेज 1 में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर में जो है चरित्र रहेगा, पार्किंसंस के सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन वो अपना काम सुचारू रूप से कर लेगा। और स्टेज 2 में क्या होता है कि वो जो काम जो कर रहा है, जो काम वो 15 सेकंड में कर रहा है, वो उसको जाके 2 या 3 मिनट या 4 मिनट, मतलब उसका जो लेंथ ऑफ टाइम ऑफ वर्किंग, जो परफॉर्मिंग एनी टास्क है, वो बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हम पाते हैं, उसमें भी इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर लेगी, लेकिन मरीज को कोई भी काम करने में समय लगेगा, और जहां समय लगता है उसको हम स्टेज 2 का पार्किंसंस डिजीज बता सकते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है, कुछ काम वो जो है खुद से कर लेगा, और कुछ काम समय लगेगा, लेकिन कुछ काम वो स्वयं कर लेंगे, और कुछ काम के लिए उसे सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो पार्शियल, अगर जहां पे मिड लेवल ऑफ द पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं स्टेज का, जहां पे कुछ काम वो खुद से कर लेगा, कुछ काम में उसे सहायता, जैसे कुर्सी से खड़े होना है तो वो शायद बिना सहारे के या बिना किसी असिस्टेंट के खड़े हो जाएगा, बट अगर चलना हो तो ही विल नीड वॉकर, असिस्टेंस चाहिए। तो इसका मतलब है कि जहां पे उसे सहायता प्रदान करनी है तो सहायता दी जा सकती है, और जहां वह स्वतः कर सकता है वो जो है कि बिना इंडिपेंडेंटली कर। लेकिन हो सकता है कि टाइम फ्रेम, जैसे हम अगर एक सामान्य आदमी उठेगा तो क्या लगेगा, उसे 2 से 3 सेकंड लगेंगे कुर्सी से खड़े होने में, बट पार्किंसंस का पेशेंट हो सकता है 1 मिनट से 1.5 मिनट ले खड़े होने में, बट इंडिपेंडेंट होगा, independently will stand, but he will need some assistance to walk. So this can be termed as stage 3 of the Parkinson's disease. Stage 4 में fully dependent means any of the activity जो है उसको कुछ ना कुछ सहायता चाहिए होगी, मतलब मिनिमल असिस्टेंस भी चाहिए, तभी वो कुछ काम कर पाएगा। इसको स्टेज 4। और स्टेज 5 में he is fully dependent, he is not at all able to do any of the movement independently, and he will need assistance throughout the to complete his even simple ADL also। कोई भी दैनिक दिनचर्या करने के लिए भी उसे असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो इंडिपेंडेंटली बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगा, उसको मैक्सिमम असिस्टेंस की जरूरत होती है। और जहां मैक्सिमम सहायता की जरूरत होती है पार्किंसंस डिजीज में, उसको हम चरण 5 में रख सकते हैं या स्टेज 5 में रख सकते हैं। तो इस तरह से 5 स्टेज होएन यार ने इसे डिफाइन किया है फंक्शनल जो कैपेबिलिटीज के आधार पे। और उसके अलावा जो है एक यूपीडीआरएस स्केल भी है, बहुत अच्छी स्केल होती है, बहुत बड़ा स्केल है ये। फंक्शनल असेसमेंट राइट फ्रॉम मेंटल बिहेवियर से लेके आदमी के चलने तक के इसको जो है कि वो असेस कर लेती है, तो उसकी भी जो है उससे भी असेसमेंट हम कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है इस आधार पे हम पार्किंसन डिजीज के जो है जो इंडिपेंडेंसी है, फंक्शनल इंडिपेंडेंसी है, उसको हम डिवाइड करते हुए उसके हिसाब से जो है ट्रीटमेंट प्लान करते हुए उसके प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। सर, इसके इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कोई इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन वगैरह, या सिर्फ इसको क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पर ही इन्वेस्टिगेट किया जाता है? ये क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे जो है कि डायग्नोज हो जाता है। उसके अलावा फिर ईएमजी है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए ब्रेन में कोई अगर कभी कभी स्ट्रोक भी, अगर बेसल गैंग्लिया के एरिया में स्ट्रोक हो या छोटा सा माइन्यूट क्लॉट हो, इन सब चीजों को अगर रूल आउट करना होता है तो एमआरआई वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह करके, ईएमजी, एनसीवी, ये सब चीजें करके रूल आउट करते हुए कि भाई ये सिर्फ पार्किंसंस की वजह से, तो फिर उन सब चीजों को रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। सर, इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट से शुरू होता है और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, तो उस पर आपके क्या व्यूज हैं कि किस तरीके से इसके ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट है ही, साथ में आपको पता है डोपामिन के वजह से कमी से होती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट फिजिशियंस, न्यूरो फिजिशियंस जो है उसके और जो असेसमेंट इन्वेस्टिगेशंस है उसके आधार पे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डोसेज जो देना हो, क्योंकि डोसेज भी बहुत डिपेंड, क्योंकि इसमें रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी को कम करने के लिए अगर कोई भी दवा दी जा रही हो तो उसकी डोसेज सेट करनी पड़ती है। तो डोसेज अगर वह सब सेट करना, इट इज जॉब ऑफ न्यूरो फिजिशियन एंड द फिजिशियन। एज फार एज फिजियोथेरेपी
physiotherapy is concerned, it is very important in Parkinson's disease patient to keep the muscle flexible, joints mobile, stiffness दूर करने के लिए, उसके प्रोग्रेशन को डिले करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने अभी स्टेजेस के बारे में बताया कि देयर आर 5 स्टेजेस, तो स्टेजेस के हिसाब से हम एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्लान करने में ये ध्यान देना है कि वी शुड स्टार्ट विद सिंपल एक्सरसाइजेज एंड देन गो फॉर द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पार्किंसंस डिजीज में मैक्सिमम टाइम देखा गया कि डुअल टास्क जो है, इवन स्टेज 1 में भी डुअल टास्क नहीं कर पाएंगे। मतलब एक व्यक्ति अगर वॉक कर रहा है, इफ यू विल आस्क हिम टू कैलकुलेट 5 + 3 इन हिज माइंड, ही विल स्टार्ट फंबलिंग एंड ही मे फॉल आल्सो। तो डुअल टास्क मुश्किल हो जाती है। तो हमें सिंपलर फॉर्म ऑफ, पहले उसको चलने के लिए बताया, चलने के साथ साथ कुछ काउंटिंग बता दे, काउंटिंग के साथ साथ कुछ कप पकड़ा दे हाथ में, कुछ बॉल पकड़ाए, धीरे धीरे बढ़ना है। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सिंपल एक्टिविटीज टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इंप्रूव करने के लिए जो एक्सरसाइजेज है उस पे काम करें। स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन इंक्रीज कर, इंड्योरेंस इंक्रीज करने के लिए जो एक्सरसाइजेज है उस पे काम करें, और फ्रैंकल एक्सरसाइजेज टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन, उस पे हम लोग काम करें। तो फ्रैंकल एक्सरसाइजेज भी बहुत एक बढ़िया टूल है इसमें कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए। तो वी कैन वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स। सर, होम जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको घर पे करने के लिए क्या गाइडेंस दी जाती है कि उसको घर पे इस तरीके से ट्रीट किया जाए? तो फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको क्या गाइड किया जाता है कि घर पे इस बात का ख्याल रखें, और कौन सी एक्सरसाइजेस उनको घर के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, या किस चीज़ पे उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको घर पे इस बात का ख्याल रखना? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसलिए कि घर के माहौल में भी व्यायाम बहुत ज़रूरी होती है कि हर जगह जो है अगर व्यक्ति 2 से 3 बार दिन भर में अगर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले ले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो उसके घर का वातावरण है उसको कंड्यूसिव बनाया जाए, उसके इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, जिससे कि वो फॉल ना करे। जहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है उसको मॉडिफिकेशन करने, कहीं पे बार लगाना हो, कहीं जैसे टॉयलेटिंग वगैरह के लिए बार लगाना हो, और भी सेफ्टी प्रोसीजर्स में बनानी हो, तो वो सब बतानी पड़ती है हमें केयर गिवर्स को कि भाई इस तरह से आप व्यवस्था कर लो घर के अंदर में, क्योंकि ये लंबा चलता है। पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट जो है जनरली एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 50 से, इट इज नोन एज डिजीज ऑफ एल्डरली, तो जनरली जो 50-55 ईयर्स में कभी कभी पार्किंसंस होती है, जनरली 60 ईयर्स टू 55 टू 60 ईयर्स में, तो उसके बाद भी वो 20-25 साल एक आराम से जीवन जी सकता है। तो उसको मॉडिफिकेशन इसलिए कि उसकी फॉल ना करे। अगर फॉल हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सेफ्टी is the first thing, and then onwards exercises, simple exercises है, जैसे मार्चिंग है, सिट टू स्टैंड है, हाथ को ऊपर लाना, नीचे ले जाना, एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, स्पाइन को एक्सटेंड करना, रोटेशनल एक्सरसाइजेस फॉर द ट्रंक, क्योंकि ट्रंक जो है कि सबसे ट्रंक टाइट होने की वजह से, ट्रंक के मसल्स टाइट होने की वजह से स्टूप पोस्चर हो जाती है। तो ट्रंक की मोबिलिटी को मेंटेन रखना, ट्रंक के मसल्स की मोबिलिटी को मेंटेन रखना, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो है सिंपल वो बताते हैं। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस बताते हैं कि भाई चावल के दाने उठाओ और एक गोले में बना के रखो, चने के दाने उठाओ, एक गोले में बना के रखो, बड़े से छोटे दाने तक जाना है। तो पहले बड़ा दाना, कोई बड़ा तो चना का बड़ा, राजमा ले लिया, चना ले लिया, तो गोला बना के रख दो, गोले के हिसाब से दे दो। या फिर घर में जो है पेगबोर्ड ले सकते हैं, तो पेगबोर्ड के हिसाब से कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करिए। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए फिंगर नोज जो एक्सरसाइज है वो बताना है, नी हील टेस्ट जो टेस्ट के साथ में एक्सरसाइज है उसको बताना है। प्लस जो है आप राइटिंग इम्प्रूव, क्योंकि क्रैम्प्ड राइटिंग हो जाती है, राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए जो है हैंड्स के जो है मसल्स को जो है हम लोग स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए, उसकी रिजिडिटी को कम करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेस बताना, उसके हाथ में पुट्टी दे देना, बॉल दे देना, प्लस राइटिंग करवाना, जैसे गोला बनाना, एक पेज पे गोला बनाएंगे, बड़े से छोटे से बड़े गोले में जाना, जितना बड़ा गोला बनाएगा उतना ज्यादा उसको कोऑर्डिनेशन एंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस घर में भी बताते हैं कि जिससे वो नियमित रूप से करते रहे, और नियमित रूप से करने के बाद उसके अंदर में सुधार देखने को मिलती है।
है, और जनरली जब स्टेज 1, 2, 3 हो तो काफी देखने को मिलती है। 4, 5 में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पार्किंसंस डिजीज में, ऑन एंड ऑफ फेज। ऑन फेज क्या होती है कि जैसे किसी व्यक्ति को ड्रग दिया गया, ड्रग देने के बाद सिम्टम सबसाइड कर जाते हैं, जो ट्रेमर है, ब्रेडिकाइनेजिया है, आपकी जो जो कोऑर्डिनेशन, ये सब इंप्रूव कर जाती है। तो ड्रग का जो इफेक्ट है वो देखना पड़ता है, किसी में 2 घंटे हो रहा है, किसी में 4 घंटे हो रहा है, किसी में 6 घंटे हो रहा है। तो व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द सब्जेक्ट एंड द सिम्टम सबसाइड्स, दैट फेज इज नोन एज on phase, and as the drugs start wearing off, then that phase is known as off phase। तो हमें एक्सरसाइज को इस तरह से प्लान करनी है कि पेशेंट को अधिक से अधिक जो है उसका प्रभाव मिले। उसके लिए ऑन फेज में हम कोऑर्डिनेट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि मसल काफी फ्लेक्सिबल रहेगी, और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ज्वाइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी, उसकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करेगा, उसका बैलेंस इंप्रूव करेगा, स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगा, इंड्योरेंस इंप्रूव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको कैसे कोइंसाइड करें ऑन फेज एंड ऑफ फेज से। अगर हम उसी को ऑफ फेज में करेंगे तो ऑफ फेज में हमें बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। हो सकता है मसल में फटीकनेस ज्यादा हो जाए, मसल फटीक होने की वजह से सोरनेस भी हो जाए, तो सोर हो जाएगा, पेन हो जाएगा, तो पेशेंट फिर 4 दिन 5 दिन आपका एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि पेन की वजह से ही विल बी हैविंग फियर ऑफ दैट। सो ऑलवेज प्लान द एक्सरसाइजेज और कोऑर्डिनेट द एक्सरसाइजेज विद द ऑन एंड ऑफ फेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्किंसंस डिजीज ट्रीटिंग फ्रॉम फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट। सर, कई बार पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं कि क्या पेशेंट फुल्ली रिकवर हो सकता है जैसे पहले वो था? तो वो किस बेसिस पर होता है? ग्रेडिंग वाइज होता है, या पेशेंट का सिम्टम्स जो हैं वो परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ? थ्रू आउट द लाइफ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, और जैसा मैंने बताया शुरू में ही कि इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ओनली विथ फिजियोथेरेपी एंड द मेडिसिन वी कैन डिले दी प्रोग्रेशन। 100% आप बोलें कि इसमें जो है कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये बीमारी, ऐसा नहीं है। बट विथ फिजियोथेरेपी वी कैन help the subject to lead a good quality of life, so that he is able to perform all his ADLs comfortably with ease। That is very much important, that he should lead a good quality of life even with the symptoms। That is very important। और जैसे मैंने ऑन ऑफ फेज बताया, ये सब बहुत कंसिडर करती है। अब देयर इज सम डिफिकल्टी इन स्टेज 5, तो स्टेज 5 की डिफिकल्टी को दूर करने के लिए ड्रग की डोसेज वगैरह बढ़ाकर जिस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंट को जितना एक्टिव रख सकते हैं उतना कोशिश किया जा सकता है। तो एक्टिव रखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितना हम एक्टिव रखेंगे उतना पेशेंट का प्रोग्रेशन डिले करेगा। जो स्टेज मान लीजिए बिना एक्सरसाइजेस के 3 महीने के अंदर में आएगी, हो सकता है वो 1.5 से 2 साल बाद आए। तो 2 साल भी आपने प्रोग्रेशन को डिले कर दिया एक स्टेज में, तो हो सकता है 10 साल, 15 साल, 10-12 साल वो एक अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ निकाल ले। जी सर। सर, जिस तरीके से अभी जो नए यूथ फिजियोथेरेपी में आ रहे हैं, तो असेसमेंट पार्ट के ऊपर ज़्यादा लोगों की रुचि बढ़ी है। तो आपका क्या कहना है कि पार्किंसन डिजीज़ के अंदर किन-किन असेसमेंट प्रोटोकॉल्स को जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि असेसमेंट पार्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंड असेसमेंट प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन गिविंग अस अ गुड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और ट्रीटमेंट जो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है इस पे बहुत डिपेंड करता है। और जैसे मैंने आपने बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो इसमें बर्ग्स बैलेंस टेस्ट है, 1 मिनट टेस्ट है, 1 मिनट वॉक टेस्ट है, और 1 मिनट सिट टू स्टैंड टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है, 40 स्टेप टेस्ट है, टग टेस्ट है, टाइम अप एंड गो टेस्ट है, फटीग असेसमेंट टेस्ट है। इन सब टेस्ट को अगर हम प्री एंड पोस्ट असेसमेंट करेंगे तो आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाता है। और खासकर यूपीडीआरएस स्केल के आधार पे अगर इन सब चीजों को हम ये करेंगे तो वी विल हैव अ वेरी गुड outcome we can have a very good outcome with precise prescription of physiotherapy techniques। सर, उम्मीद करते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ के बारे में जो सारे डाउट्स लोगों के मन में थे, वो हमने आपके साथ डिस्कस करके लोगों के दूर किए होंगे। सर, जिस तरीके से आप 20 ईयर्स से एम्स के अंदर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो एम्स एक सरकारी संस्था है, तो आप
को ये रियलाइज़ होता होगा कि काउंसिल कितना ज़रूरी है फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए और फिज़ियोथेरेपिस्ट की इतनी ज़्यादा भूमिका है इन डिसऑर्डर्स में और भी कई सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें फिज़ियोथेरेपी एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक काउंसिल भारत में बन जानी चाहिए थी और अभी तक नहीं बनी है? तो अब आगे क्या प्रोसीजर्स है और क्या-क्या चीज़ें इसके लिए की जा रही है? आप जैसे बड़े डॉक्टर्स जो कि एम्स वगैरह में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो वहाँ से किस तरीके का एक कुछ प्रेशर गवर्नमेंट पे जनरेट होता है और वहाँ से किस तरीके की मुहिम चलती है? क्योंकि एम्स इतने बड़े अस्पताल में फिज़ियोथेरेपी की भूमिका आप लोग निभा रहे हैं, तो वहाँ से क्या कुछ कोशिशें आप लोग कर रहे हैं काउंसिल के लिए? काउंसिल की शायद जो ये संभावना है, मेरे ख्याल से अभी जो मानसून सेशन आने वाली है शायद इसमें ये इस पूर्ण हो जाए क्योंकि अभी मार्च में ही कैबिनेट ने जो है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर बिल को अप्रूव कर दिया है जिसमें फिजियोथेरेपी भी एक पार्ट है और हमने देखा है इसमें कि फिजियोथेरेपी का इंडिपेंडेंट स्टेटस को मेंटेन रखते हुए उसे पारित कर दिया जाए तो और वो हो रहा है जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो आई थी उसके हिसाब से उन्होंने शायद उसमें चेंजेस करके उसको कर देंगे और ये जो सितंबर में मानसून सेशन स्टार्ट होने वाली है शायद इस सेशन में फिर विथ ऑल होप्स and with all prayers I think it will be passed and soon we will have a regulatory mechanism for our profession. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारे अभी कंट्री में कुछ स्टेट्स में काउंसिल हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत रेगुलेशन है जिसकी वजह से जो है प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स थोड़े ठीक है बट ऑल ओवर इंडिया आप देखें तो अभी हमारे पास यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने रूल्स हैं उसके हिसाब से वो चलते हैं तो ये यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन एंड प्रैक्टिस लाने के लिए with this aim we need a council because malpractice इन सबको क्वैकरी को इन सबको रोकने के लिए जो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्म करने के लिए we need a central regulatory mechanism so hopefully within a month or we can say 3 months with all good wishes from all the fraternity और जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी है उसकी वजह से अगर आ गया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी सर एक और सवाल ये था कि जिस तरीके से जो बड़े-बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कई जगह फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड कोर्सेज़ चलाए जाते हैं। तो क्या एम्स के अंदर भी कोई ट्रेनिंग कोर्स या कोई फेलोशिप कोर्स क्या एम्स की तरफ से भी चलता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स बैचलर्स के बाद कोई किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर कोई फेलोशिप करना चाहे या कुछ, ऐसा कुछ एम्स के अंदर है? एम्स में पहले कोर्सेज चलते थे, बहुत पहले की बात है, लेकिन कुछ कारणवश उसे रोक दिया गया और पहले हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती थी, जो इंटर्नशिप करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन शायद उसका काफ़ी मिसयूज़ होने लगा था कुछ लोगों के द्वारा। तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि भई ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है उसकी मिसयूज़ हो रही है, तो वो शायद बंद कर दिया गया और अब स्पेसिफिकली वो उनके लिए कर दिया गया जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हैं या किसी को स्टेट गवर्नमेंट ने अगर रिकमेंड किया है तो उन्हीं को जो है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है कराए जाते हैं और जहाँ तक कॉलेज की बात है तो हो सकता है भविष्य में जो है कि हमारे यहाँ कॉलेज स्टार्ट हो बहुत फिजियोथेरेपी में बैचलर्स या मास्टर्स लेवल का कुछ शायद वी कैन सी इन विद इन 5 इयर्स की हमारे यहाँ स्टार्ट हो सकती है प्रपोजल चल रहे हैं हमारी डिमांड भी चल रही है कि इसमें से यहाँ स्टार्ट किया जाए इतना प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अगर नहीं हो तो फिर अच्छी बात नहीं है तो शायद विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स में वी विल हैव अ कॉलेज इन आवर हॉस्पिटल सर, क्योंकि एम्स ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपको अलग-अलग तरीके के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। एक वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आपके पास होते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो फिज़ियोथेरेपी फील्ड के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ प्रैक्टिस की कोई कमी ना हो। तो उस आधार पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि देश के अंदर जितने संस्थान हैं, क्या फिज़ियोथेरेपी प्रैक्टिस की कमी है कहीं पर? और अगर है तो उसे कैसे दूर किया जाना चाहिए?
फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस तो नहीं, आप एजुकेशन से रिलेटेड है जैसे स्टूडेंट के लिए बात। प्रैक्टिस में तो खैर जो लोग हैं वो अपने हिसाब से, कोई प्राइवेट में क्लिनिक चला रहा है, कोई कहीं हॉस्पिटल में है तो उनके यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ, एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट यू वांट दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर शुड बी गिवन टू द students, and definitely I will say that any college which is there, it should be attached to the hospital, and minimum 100 bedded hospital should be there, so that influx of patient is there, and accordingly the exposure should be given to the students while they are in final year or at least in internship, and observation should be keen, and accordingly they will develop their skill also. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हॉस्पिटल से अटैच हो और आपके पास मरीजों की जो है अच्छी संख्या हो, और आपके यहाँ भी ओपीडी हो फिजियोथेरेपी की, जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिले, और हर तरह के कार्डियो के, न्यूरो के, ऑर्थो के, वुमेन हेल्थ पे, हैंड रिहैबिलिटेशन, जितने भी चीजें सब देखने को मिले, जिससे, और ये एम्स में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे हर तरह का पेशेंट आता है, एंड वी हैव सीन सच केसेस दैट आउटसाइड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी। सो ये है बेनिफिट तो है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज भी लेने के लिए आप 100 बेडेड हॉस्पिटल के साथ अटैच है, जहां पे फिजियोथेरेपी का इन्फ्लक्स अच्छा हो, और आईसीयू सेटअप जहां पे हो, क्योंकि आपको आईसीयू एक्सपोजर भी मिलेगा, और आजकल रेस्पिरेटरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उनकी डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली इन दिस कोविड। आप देख, पैंडेमिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है फिजियोथेरेपिस्ट का। अभी पुणे का एक न्यूज आया था कि एक 6 महीने की बच्ची थी जिसको जो है कि वेंटिलेटर नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा कि एक एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी उसको दी गई और उसके लंग्स को जो कैपेसिटी उसको मेंटेन रखा गया, तो उसके जो कार्डियो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है उनका रोल बहुत अहम हो गया इस पैंडेमिक में, एंड लॉट ऑफ पीपल आर एस्पायरिंग टू बी अ कार्डियो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट nowadays. So exposure is important of each and every department, right from orthopedics. Not many people think that only orthopedics cases dekh liye to ho gaya. It is not only orthopedics. You have to see orthopedics also. You will have to see neurology, cardiology, cardiosurgery, neurosurgery, rehabilitation, how to do rehabilitation also, inward, outpatient. These things are very important to develop the skill of the basic skill of the student. That is very important. थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से, आपके इंटरव्यू सेशन के साथ, ये वीडियो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जो पार्किंसन डिजीज के बारे में जो लोग जानना चाहते थे, उन्हें एक परफेक्ट नॉलेज आपसे मिली है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू फिजियो टॉक। थैंक यू साबिर, और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और it was really a great pleasure to interact with you. You had a very justified and genuine questions, and I was honored to answer them. Thank you very much. Thank you so much sir. Thank you.